बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 10th सब्जेक्ट फिजिक्स फिजिक्स की न्यू बुक का हम चैप्टर 11 कंप्लीट कर चुके हैं। तमाम लेक्चर्स आपको इस चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आज के इस वीडियो में चैप्टर 11 की एक्सरसाइज कंप्लीट सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। ये एमसीक्यू आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक एमसीक्यू आपके पेपर में पक्का आएगा, तो इनको समझ के बेटे आपने तैयार करना है। अब देखें, उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, तो ये भी आपको एक एक क्वेश्चन आसान तरीके से समझा के इसका आंसर प्रॉपर तरीके से लिख के देंगे, समझाएंगे, ठीक है। उसी तरीके से आप पेपर में लिख के आएंगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस। तो ये भी आपके पास टोटल 5 क्वेश्चंस है, आसान है बेटे। अगर आपने लेक्चर पूरी तवज्जो से लिए हैं, 2 लेक्चर्स में हमने ये चैप्टर कंप्लीट किया था। अगर आपको टॉपिक्स अच्छे तरीके से तैयार है तो फिर इन तमाम क्वेश्चंस के आंसर आप खुद भी दे सकते हैं। जब मैं समझाऊंगा ना तो आप खुद कहेंगे कि यार ये तो बहुत ही आसान है, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को देख के डरना नहीं है, घबराना नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं जी, पहले एमसीक्यूज देख लेते हैं। फर्स्ट एमसीक्यू की स्टेटमेंट देखें बेटे, कहता है विच मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर, हीट को ट्रांसफर करने का कौन सा मेथड रिक्वायर्स डायरेक्ट कांटेक्ट बिटवीन द पार्टिकल्स। अब देखो, सिर्फ इस पूरी स्टेटमेंट के अंदर ना एक पॉइंट आपने पिक करना है जिससे आपको ऑप्शन का पता चल जाएगा। वो है जी डायरेक्ट कांटेक्ट। जब पार्टिकल्स या ऑब्जेक्ट डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं तब जो हीट ट्रांसफर होती है वो किसके थ्रू होती है बेटे? कंडक्शन के थ्रू। कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन आपको डिटेल में पढ़ा चुका हूं। तो यहां से आप समझ गए कि भाई इसकी जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है? चार्ली, सी, कंडक्शन। उसके बाद 11.2 वाला एमसीक्यू देखें, व्हाट कॉजेज कन्वेक्शन करंट्स इन लिक्विड्स एंड गैसेस। अब यहां से देखें, लिक्विड और गैसेस की हमने बात किस में की थी? कन्वेक्शन। तो यहाँ पे तो खुद ही बता रहे हैं ना कन्वेक्शन करंट्स। इसमें क्या होता है? द कंटिन्यूअस मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल इन ऑल डायरेक्शंस, नो। द राइजिंग ऑफ वार्म रीजन्स एंड सिंकिंग ऑफ अ कूलर रीजन्स, हाँ ये ऑप्शन हो सकती है। आगे एक दफा देख ले, कोई ज्यादा अच्छी तो नहीं ऑप्शन आ गई। द कंडक्शन ऑफ हीट थ्रू द मीडियम, नहीं। द रिफ्लेक्शन ऑफ हीट वेव्स, नहीं। ये जो बीटा ऑप्शन है ये बेटे आपके पास करेक्ट ऑप्शन है। देखें, हमने ये बात की थी ना कन्वेक्शन करंट्स के केस में कि अगर ये हमारे पास कंटेनर है या कोई बीकर है, इसके अंदर सारा क्या है बेटे? लिक्विड, या आप सपोज कर ले गैस है। अब यहां से आपने हीट दी थी, तो जैसे ही आपने हीट दी तो ये वाले सारे मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे बेटे? हीट अप होना स्टार्ट हो जाएंगे। अब जैसे ये गैस या लिक्विड फैलेगा तो इसका मतलब ये सारे के सारे पार्टिकल्स बहुत ज्यादा हॉट हो चुके हैं, तो ये क्या हो जाएंगे? हल्के हो जाएंगे। जब हल्के होंगे तो हल्की चीज तो ऊपर की तरफ उठती है, तो ये ऊपर की तरफ उठेंगे। तो इसी को वो क्या कह रहे हैं? राइजिंग ऑफ वार्म रीजन। तो वो चीज आ गई नजर। अच्छा, उसके बाद जो ऊपर वाले सारे ठंडे होंगे वो जाहिर सी बात है डेंसर है, मतलब उनकी डेंसिटी ज्यादा है, तो वो क्या आएंगे? नीचे आएंगे। तो अब देखें, ठंडे क्या आ रहे हैं? नीचे आ रहे हैं। तो ये क्या है? सिंकिंग ऑफ द कूलर रीजन। तो यही चीज आपको देखें यहाँ पे कन्वेक्शन के केस में नजर आ रही है। तो वो भी तो यही कह रहे हैं ना कि व्हाट कॉजेज कन्वेक्शन करंट्स इन लिक्विड एंड गैसेस। तो हम कहेंगे द राइजिंग ऑफ वार्म रीजन एंड सिंकिंग ऑफ द कूलर रीजन। तो ये बीटा ऑप्शन आपके पास क्या है? करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद 11.3 देखें, कहता है द नेचुरल फिनोमिना कॉज्ड बाय द कन्वेक्शन करंट्स इज अर्थक्वेक्स, लैंड एंड सी ब्रिजेस। हाँ जी, देखें हमारे पास जो कुदरती फिनोमिना है, यानी कि तीसरे एमसीक्यूज में वो क्या कह रहे हैं? थर्ड वाले में वो यही कह रहे हैं कि बेटे कन्वेक्शन करंट से पैदा होने वाला कुदरती कुदरती जो फिनोमिना है वो कौन सा है? वो क्या अर्थक्वेक्स है, लैंड एंड सी ब्रिजेस है, मैग्नेटिक फील्ड्स है, या सोलर? तो याद रखिएगा, हम पीछे पढ़ के आए हैं लैंड एंड सी ब्रिजेस। ये देखें पेज नंबर 23 पे, ये देख रहे हैं ना यहाँ पे लैंड एंड सी ब्रिजेस, इसी को हमने पढ़ा है ना। तो ये नेचुरल फिनोमिना आ गया, ठीक है। तो यहां से आप इसकी कौन सी ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे बेटे? ये आप ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे जी बीटा, ठीक है। चैप्टर अगर अच्छे से कैसे तैयार है ना आपको, फिर आपके लिए यहाँ पे ना एमसीक्यूज मुश्किल होंगे ना ही शॉर्ट क्वेश्चन। 4 वाला देखें, कहता है हाउ डज हीट ट्रांसफर अकर्स थ्रू रेडिएशन। अब रेडिएशन के थ्रू हीट किस तरह से ट्रांसफर होती है भाई? थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स, नहीं। ये तो आपके पास डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में जब ऑब्जेक्ट्स आते हैं तो ये तो कंडक्शन होता है। अच्छा, थ्रू द मूवमेंट ऑफ द हीटेड फ्लूइड, नहीं। हीटेड फ्लूइड की जब मूवमेंट होती है तो ये कन्वेक्शन होता है। थ्रू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विदाउट नीडिंग अ मीडियम, जी बिल्कुल, मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती और उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू रेडिएशन क्या करती है बेटे? ट्रैवल करती है। तो ये आपके पास रेडिएशन का प्रोसेस है। तो चार्ली ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद है जी नंबर 5 वाला एमसीक्यू, कहता है द सरफेस विच एब्सॉर्ब्स एंड एमिट्स द मोस्ट रेडिएशन। कौन सी सरफेस जो है ना वो बेटे सबसे ज्यादा रेडिएशन को जज़ब और खारिज करती है? स्मूथ एंड शाइनी सरफेस, नो। डार्क एंड रफ सरफेस, हाँ जी बिल्कुल। मैंने कलर और उसके साथ साथ हमने किस चीज को बेटे डिस्कस किया था? यहाँ पे देख लेते हैं जी, मुझे अभी दिमाग में तो है लेकिन जुबान पे नहीं आ रहा। टेक्सचर, साख्त, कलर और साख्त के बारे में पढ़ा था ना। तो साख्त मैंने बताई थी, अगर रफ होगी तो ज्यादा
और अगर स्मूथ होगी तो वो कम रेडिएशन को एमिट करेगी। तो कलर कौन सा होना चाहिए? डार्क। तो डार्क एंड रफ सरफेस जो होती है ना, ये सबसे ज्यादा रेडिएशन को एब्जॉर्ब भी करती है और एमिट भी करती है। उसके बाद है जी 11.6 कहता है व्हाट इज द रोल ऑफ द ग्रीन हाउस इफेक्ट इन अर्थ टेम्परेचर रेगुलेशन। तो इसके लिए बेटे क्या करता है भाई, ये हीट को ट्रैप करता है ना टू मेंटेन द स्टेबल टेम्परेचर, यही इसका काम है ग्रीन हाउस इफेक्ट का। तो चार्ली ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद बेटे आपके पास आ जाता है जी 7 वाला एमसीक्यू, लास्ट एमसीक्यू। कहते हैं द सन्स हीट रीच द अर्थ थ्रू द कंडक्शन बिटवीन एयर पार्टिकल्स। जो सन से अर्थ तक हीट पहुंच रही है वो किसके थ्रू पहुंच रही है बेटे? कंडक्शन के थ्रू, कन्वेक्शन के थ्रू, या रेडिएशन के थ्रू। ठीक है, जिसको हम क्या कह रहे हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, या फिर थ्रू रिफ्लेक्शन बाय द मून। तो आपको पूरा टॉपिक डिटेल में पढ़ाया था, तो थ्रू रेडिएशन। ठीक है जी, यानी कि जिसको हम कह सकते थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू आपके पास सारी की सारी एनर्जी सन से हीट तक पहुंच रही थी। तो इस तरह डेयर स्टूडेंट्स ये आपके 7 एमसीक्यूज हो गए। चलें जी, अब देखते हैं बेटे चैप्टर नंबर 11 के शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। तो 11.1 वाला बहुत ही आसान और इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। कहता है व्हाट आर द थ्री प्राइमरी टाइप्स ऑफ हीट ट्रांसफर, यानी कि हीट ट्रांसफर के तीन बुनियादी तरीके कौन से हैं। तो आपको चैप्टर स्टार्ट करते हुए पहले ये एमसीक्यू मैंने बनवाया था फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर, याद है ना? तो यहाँ पे बस उसी के मुताबिक अपना आंसर लिखेंगे अच्छी वर्डिंग बना के। द थ्री प्राइमरी टाइप्स ऑफ द हीट ट्रांसफर आर कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। अब कुछ बच्चे ना यहाँ तक छोड़ देंगे, बस इतना लिखेंगे, वो कहेंगे जी हमें 2 नंबर मिल जाएंगे। नहीं बेटे, जो आप बता रहे हैं ना कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन के थ्रू हीट ट्रांसफर हो सकती है, इसको थोड़ा सा आपने शॉर्टकट एक्सप्लेन भी करना होगा। यानी कि कंडक्शन के बारे में भी बता दें थोड़ा सा, कन्वेक्शन के बारे में और रेडिएशन के बारे में हल्का फुल्का उनको बता के आना है। तो इस तरह देखें, प्रॉपर आंसर लिखेंगे इतना तो आपको 2 नंबर मिलेंगे। आप बड़ी क्लास 10th क्लास में आ चुके हैं, तो अब आपने टू द पॉइंट आंसर नहीं देना। तो ये देखें, मैंने कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन जब आपको पढ़ाई थी तो मैंने यहाँ पे एक छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन भी आपको बनवाया था कि भाई अगर ये पेपर में आ जाए तो आप इस तरह से भी इन तीनों को डिफाइन कर सकते हैं। तो वही आंसर मैंने लिखा है, ये देखें यहाँ पे देखें ना तीनों के दरमियान डिफरेंस। तो आप यही शॉर्टकट इनके बारे, तीनों के बारे में बता सकते हो। अगर ये नहीं बताना तो फिर जिस तरह से मैंने कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन को अलग अलग डिफाइन किया था वो भी डेफिनेशन यहाँ पे लिख सकते हो, लेकिन ज्यादा बेहतर है कि आप इस तरह शॉर्टकट इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। अब कंडक्शन में क्या था कि व्हेन समथिंग इज हॉट एंड इट टचेस एन अदर ऑब्जेक्ट इट बिकम्स हॉट, यानी कि ऑब्जेक्ट्स डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रहे हैं। यही चीज आपने कंडक्शन में पढ़ी थी ना बेटे। सपोज करें ये हमारे पास एक सॉलिड है, उसके अंदर क्या होते हैं बेटे? एटम्स टाइटली बाउंड होते हैं। ठीक है, इस तरह से। अब एक एंड से आपने यहां से क्या दी बेटे? हीट दी थी। ये थोड़ा सा मैं रिवाइज करवा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है कंडक्शन का। अब जैसे ही यहां से आप हीट देंगे तो ये वाले जो एटम्स होंगे ये क्या होने लग जाएंगे बेटे? गर्म होने लग जाएंगे, हीट अप हो जाएंगे। अब जब ये ऐसे ऐसे तेजी के साथ वाइब्रेट करेंगे तो इन एटम के साथ क्या करेंगे? कोलाइड करेंगे। जब ये कोलाइड करेंगे तो अपनी एनर्जी का कुछ हिस्सा इनको ट्रांसफर कर देंगे, तो इनकी एनर्जी भी बढ़ जाएगी। इस तरह से ये प्रोसेस आगे चलता जाएगा। एक वक्त आएगा कि ये वाला एंड भी क्या हो जाएगा? हॉट हो जाएगा। तो देखें इस एंड से इस एंड तक हीट ट्रांसफर हुई ना, किसके थ्रू बेटे? कंडक्शन के थ्रू। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या आ रहा है? कॉन्टेक्ट में आ रहा है। तो ये आपके पास कंडक्शन है, उसी की एक लाइन यहाँ पे बना के लिख देंगे। अच्छा, उसके बाद कन्वेक्शन के बारे में लिखेंगे। तो कन्वेक्शन में आपको पता है कि हम लिक्विड और गैसेस की बात करते हैं। ठीक है, अभी आपको कन्वेक्शन वाला केस समझा के आऊं कि अगर इस तरह से आपके पास कंटेनर में बीकर है तो यहाँ पे हमारे पास सारा क्या है जी? लिक्विड। अब यहाँ से जब आप हीट देंगे तो ये वाले सारे मॉलिक्यूल्स जो है ना जल्दी हीट अप हो जाएंगे। जब हीट अप होंगे तो ये हल्के हो जाएंगे, हल्की चीज ऊपर की तरफ उठती है तो ये ऊपर की तरफ उठेंगे। सही है। और यहाँ पे जो ठंडे होंगे वो नीचे की तरफ आएंगे। तो अब यहाँ पे देखें मॉलिक्यूल्स की क्या हो रही है? मूवमेंट हो रही है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या याद रखने कि कन्वेक्शन में पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट का होना जरूरी है, और वो लिक्विड और गैसेस के केस में होता है। तो इसीलिए आप ये वाली एक छोटी सी लाइन लिख देंगे। ठीक है जी। उसके बाद रेडिएशन। तो रेडिएशन के बारे में भी आपको कंसेप्ट क्लियर है, पूरा टॉपिक डिटेल में पढ़ा चुके हैं कि अगर ये आपके पास क्या है बेटे? सन। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास क्या है? अर्थ। अब सन से ये सारी एनर्जी यहाँ तक यानी कि हमारे तक पहुंच रही है, हम अर्थ पे है ना। अब ये सारी एनर्जी पहुंच रही है, अभी किसके थ्रू पहुंच रही है? क्या कोई बीच में मीडियम है? नहीं, मीडियम तो कोई भी नहीं है यहाँ पे। तो ये सारी एनर्जी थ्रू रेडिएशन, जिसको हम कह रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू, या कह लें कि रेडिएशन के थ्रू इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये सारी एनर्जी हम तक पहुंच रही है या अर्थ पे पहुंच रही है। तो यही चीज आप यहाँ पे लिखेंगे रेडिएशन में कि व्हेन एनर्जी ट्रेवल्स थ्रू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स टू हीट समथिंग अप। जब ये सारी एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में यहाँ से यहाँ पहुंचेगी तो यहाँ पे जो भी चीजें होगी वो सारी क्या हो जाएगी? गर्म हो जाएगी।
की। तो इस तरह से हीट यहाँ पे ट्रेवल कर रही है। ले जी, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन को दोबारा रिवाइज करवा दिया। ठीक है जी, आंसर लिख लेंगे इस तरह से प्रॉपर। चलें जी, वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लें, नोट्स अपने खुद बनाते जाएं। की बुक से आंसर ना देखिएगा, वहां पे शॉर्टकट आंसर होते हैं जिसकी वजह से आपको बोर्ड के पेपर में नंबर पूरे नहीं मिलते। हम आपको क्वेश्चन की सेंस के अकॉर्डिंग प्रॉपर सूटेबल आंसर बना के दे रहे हैं। ठीक है, पहले समझ लें, फिर साथ साथ नोट करके अपने नोट्स खुद बनाते जाएं। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है जी, कहता है व्हाई डज हीट ट्रेवल फास्टर इन मेटल्स कंपेयर टू द नॉन मेटल्स। यानी कि मेटल्स में हरारत जो है, हीट जो है, वो नॉन मेटल्स के मुकाबले में जल्द क्यों सफर करती है। ये आपको क्वेश्चन में पीछे भी कवर करवा के आया हूँ। देखिए, अगर आपको याद हो तो मैं आपको बुक से बता देता हूँ कि अगर आप पेज नंबर 21 पे देखें, ये पढ़ा के आया हूँ आपको बेटे। ये देखें, पेज नंबर 21 पे ये खड़ा है, व्हाई डज हीट ट्रेवल मोर क्विकली इन मेटल्स देन इन नॉन मेटल्स। एक ही बात है। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन भी आया हुआ है और यहाँ पे भी है, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यहाँ से यहाँ तक ये इसका क्या है, आंसर है। आप यही वर्डिंग लिख दें तब भी आपको 2 नंबर मिलेंगे। हल्का फुल्का आप वर्डिंग अगर अपनी चेंज कर लेंगे तो कोई मसला नहीं है, तब भी आपको 2 नंबर मिलेंगे। तो असल चीज बस ये याद रखिएगा कि मेटल के केस में जो है ना, हीट वो इसीलिए तेजी के साथ ट्रेवल करती है क्योंकि मेटल्स में क्या होते हैं बेटे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब फ्री इलेक्ट्रॉन्स हल्के से हीट देंगे वो और तेजी से मूव करेंगे, जबकि नॉन मेटल्स में ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, इसलिए वहां पे हीट बहुत स्लोली ट्रांसफर होती है। यहाँ पे लिख रहा है वो, दीज फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स कैरी एनर्जी क्विकली फ्रॉम द हॉट एरियाज टू द कूलर एरियाज ऑफ द मेटल। मेटल के केस में क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसीलिए वो जल्दी तेजी के साथ हीट को ट्रांसफर करते हैं। अच्छा, उसके बाद दैट इज वाई हीट मूव्स मोर रैपिडली थ्रू द मेटल्स देन नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स में क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते नहीं है तो वहां पे हीट जो ट्रांसफर होती है वो बहुत स्लोली होती है। तो यही चीज बेटे आप अपने आंसर में यहाँ पे लिख देंगे। देखिए, मैंने आपको आंसर भी समझा दिया, समझ आपको आ गई। जब आपको सवाल समझ आ जाए ना, फिर आपको लिए आंसर देना बहुत आसान हो जाता है। तो वही चीज मैंने यहाँ पे सारी लिख दी है जो भी आपको बुक में दिखाई है। ठीक है जी, लिख लेंगे। चले, यहाँ पे वीडियो को पॉज करके इस आंसर को नोट कर लें। समझा तो मैंने दिया ना। अच्छा जी, अब आ जाए 11.3 में। 11.3 में कहता है हाउ डज कन्वेक्शन ट्रांसफर हीट इन लिक्विड्स एंड गैसेज। मतलब लिक्विड और गैसों में कन्वेक्शन के जरिए हीट कैसे मुंतकिल होती है, यह है सवाल का मतलब। फिर से सुन लें, हाउ डज कन्वेक्शन ट्रांसफर हीट इन लिक्विड्स एंड गैसेज। मतलब लिक्विड और गैसों में कन्वेक्शन के जरिए हीट कैसे मुंतकिल होती है। तो आपको बताया था ना बेटे, कन्वेक्शन ट्रांसफर हीट बाय द मूवमेंट ऑफ ए हीटेड फ्लूइड। कन्वेक्शन के केस में क्या होता है कि जो फ्लूइड होता है आपका, चाहे आप लिक्विड की बात करें चाहे आप गैस की बात करें, तो उसमें मॉलिक्यूल्स की एक्चुअल में मूवमेंट होती है। ठीक है, तो फ्लूइड क्या करता है बेटे, मूव करता है। अब उसमें आपको जो चीज डायग्राम में यहाँ पे समझाई है वही चीज आप लिखें। भाई, ये जो हल्के पार्टिकल्स होंगे जब हीट मिलेगी तो ये पार्टिकल्स हल्के हो जाएंगे, जो गर्म होंगे ये ऊपर की तरफ उठेंगे। यहाँ पे क्या आ गया, वही चीज, वार्म फ्लूइड या वार्म पार्टिकल्स मतलब गर्म, हॉट। और उसके बाद जो ऊपर वाले होंगे वो ठंडे होंगे, वो नीचे की तरफ आएंगे, तो वो उनको हम क्या कह रहे हैं, डेंस फ्लूइड। तो इस तरह से यहाँ पे आप अपनी वर्डिंग लिखेंगे कि कन्वेक्शन ट्रांसफर हीटेड by the movement of the heated fluid, warm less dense fluid rises while cooler dense fluid sinks। ठीक है, तो हो रहा है ना चेंज, जो गर्म है वो ऊपर की तरफ उठ रहे हैं, जो ठंडे हैं वो नीचे की तरफ आ रहे हैं क्योंकि उनकी डेंसिटी ज्यादा है। क्रिएटिंग द कन्वेक्शन करंट्स, यही वजह है कि यहाँ पे कन्वेक्शन करंट्स बनते हैं। तो बस कन्वेक्शन के केस में कन्वेक्शन करंट्स का बनना जरूरी है। ठीक हो गया जी। तो इस तरह से हम कहेंगे कन्वेक्शन करंट्स के थ्रू जो है ना, वो बेसिकली यहाँ पे हीट जो है वो ट्रांसफर होती है। चले जी, इसको जल्दी से नोट कर लें बेटे, बस इतनी आप शॉर्टकट आंसर लिख के आएंगे तो ये सेंस के अकॉर्डिंग ही सूटेबल आंसर है। अब आ जाए जी 11.4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11.4। 11.4 में कहता है जी, व्हाट नेचुरल फेनोमिना कॉज लैंड एंड सी ब्रीजेज। मतलब कौन सा कुदरती अमल जमीनी और समुद्री हवाएं पैदा करता है। सवाल में क्या कह रहा है कि कौन सा कुदरती अमल बेटे ज, जमीनी और समुद्री हवाएं पैदा करता है। तो आपको मैंने यहाँ पे बताया था ना, ये देखें, एमसीक्यूज बनवा के आया हूँ पीछे आपको पढ़ाते वक्त। ये यहाँ पे ये लिखा हुआ है एमसीक्यू। तो ये लैंड एंड सी ब्रिजेस आ गया, तो देखें, लैंड एंड सी ब्रिजेस आर कॉज्ड बाय द कन्वेक्शन। मैंने कहा था ये एमसीक्यू या शॉर्ट बन सकता है। तो वही चीज देखें, उन्होंने यहाँ पे आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ ली है। तो आप बस यहाँ सिंपल इसका शॉर्टकट आंसर देने, फिनोमिना पूछा है ना, तो फिनोमिना क्या होगा बेटे, कन्वेक्शन, सिंपल, क्लियर। तो लैंड एंड सी ब्रीजेस आर कॉज्ड बाय द कन्वेक्शन ड्यू टू अनइक्वल हीटिंग ऑफ लैंड एंड सी। अब ये फिनोमिना क्यों अकर होता है बेटे, ड्यू टू अनइक्वल हीट।
लैंड एंड सी ब्रिजेस की जब हम बात कर रहे थे तो यहाँ पे बेसिकली हीट का डिफरेंस है ना, अनइक्वल हीट है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे ये फिनोमिना अकर हुआ है। ले जी, उसके बाद आ जाए 11.5। अब 11.5 में कहता है हाउ डू बर्ड्स एंड ग्लाइडर्स टेक एडवांटेज या एडवांटेज ऑफ कन्वेक्शन करंट्स, यानी कि कन्वेक्शन करंट्स का इस्तेमाल करते हुए ये जो परिंदे हैं और ग्लाइडर्स हैं ये किस तरह से फायदा उठाते हैं और ये ऊपर बुलंदी पे पहुंच जाते हैं। तो शॉर्टकट आप यही चीज इस क्वेश्चंस के अंदर वो समझाने की कोशिश करें, आप जहन में रखेंगे कि परिंदे और ग्लाइडर्स जो है ये कन्वेक्शन करंट्स का फायदा कैसे उठाते हैं, ये है सवाल कि ग्लाइडर्स और जो परिंदे हैं ये कन्वेक्शन करंट्स का बेटे किस तरह से फायदा उठाते हैं, ये है सवाल में वो आपसे जो पूछ रहा है। अब आप इसका जवाब क्या देंगे? तो मैंने आपको यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे ये चीज समझाई थी ग्लाइडर वाले टॉपिक के अंदर कि भाई बिना इंजन के ये किस तरह से ऊपर जाता है, और यहाँ पे आप देखें तो उकाब, बाज, गिद्ध ये किस तरह से अपने परों को फड़फड़ाए बगैर जो है ना ये बुलंदी तक पहुंचते हैं। ये सारा कॉन्सेप्ट मैंने आपको यहाँ पे क्लियर किया था जब ये मैं टॉपिक पढ़ा रहा था। सही है, अगर आपने टॉपिक समझा है तो फिर तो यहाँ पे आपको इस क्वेश्चन के आंसर को देखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पे ये सारा एक्सप्लेन करके आया हूँ। बस यहाँ पे फिर आप क्या करेंगे, डायरेक्ट आंसर देंगे, यही बुक वाला आंसर लिख दें आपकी मर्जी, या थोड़ा बहुत आप अपनी वर्डिंग भी बना सकते हो। तो हम कहेंगे बर्ड्स एंड ग्लाइडर्स यूज राइजिंग वार्म एयर करंट्स, यानी कि जिनको हम थर्मल्स कह रहे हैं, ठीक है, जो गर्म हवा है वो गर्म हवा की वजह से तो उसी के तो सहारा लेके वो ऊपर पहुंचते हैं और अपने परों को नहीं हिलाते, नहीं फड़फड़ाते। सही है, तो अगर ये वार्म एयर नहीं होगी ना फिर उनको उनको अपने परों को हिलाने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन वो इस गर्म हवा का फायदा उठाते हैं। इन्हीं को हम क्या कह रहे हैं, थर्मल्स कह रहे हैं। टू स्टे इन द एयर विदाउट फ्लैपिंग देयर विंग्स, वो अपने परों को बिना हिलाए या बिना फड़फड़ाए वो क्या करते हैं, इस वार्म एयर का या फिर कह लें थर्मल्स का फायदा उठाते हुए क्या करते हैं बेटे, ऊपर की तरफ उठते हैं या चलते हैं, पहुंचते हैं। अलोइंग देम टू ग्लाइड फॉर अ लॉन्ग पीरियड, और इस तरह से वो काफी देर तक या ज्यादा लंबे अरसे के लिए वो ऊपर रह सकते हैं। तो बाज को देख लें, गिद्ध को देख लें, इनके अंदर यही खासियत होती है। अक्सर देखते हैं आप ये अपने परों को हिलाते नहीं है लेकिन आहिस्ता 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 ऊपर पहुंचते जाते हैं, ठीक है। तो वही कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे लिख देंगे। चले जी 11.6 वाला शॉर्ट क्वेश्चन कहता है व्हाट इज रेडिएशन, रेडिएशन क्या है भाई, एंड हाउ डज इट ट्रांसफर हीट, और किस तरह से ये हीट को ट्रांसफर करती है। तो रेडिएशन क्या है और ये हीट कैसे मुंतकिल करती है, ट्रांसफर करती है। तो बड़ा ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट, जो रेडिएशन के पीछे डेफिनेशन करके हैं वही यहाँ पे लिख देंगे, तो ये आपका आंसर है। ये देखें, ये यहाँ पे हमने आपको ये रेडिएशन का टॉपिक जब पढ़ा रहे थे तो यही डेफिनेशन बेटे आप लिखते हैं, चाहे ये पहले वाली लिखें चाहे ये बॉक्स वाले लिखें, यही आपका क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। तो ये पूरा आपको डिटेल में समझाया था एग्जांपल्स के साथ साथ। तो आप यहाँ पे लिखेंगे रेडिएशन इज द ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विदाउट रिक्वायरिंग अ मीडियम, बस सिंपल डेफिनेशन लिखते हैं, यही जवाब है। 11.7, 11.7 वाला शॉर्ट क्वेश्चन कहता है जी व्हाई डज अ डल ब्लैक सरफेस एमिट एंड एब्जॉर्ब मोर रेडिएशन देन अ शाइनी सिल्वर सरफेस। कितनी आसान बात कर रहा है कि भाई सिल्वर, शाइनी सिल्वर सरफेस की निस्बत जो डल ब्लैक सरफेस होती है वो ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब या रेडिएशन को एब्जॉर्ब और एमिट क्यों करती है। हमने अभी पीछे पढ़ाया था ना आपको, ये यहाँ पे अगर आपको याद हो तो हमने बात की थी कि भाई डल ब्लैक सरफेस जो है ना ये ज्यादा रेडिएशन को एमिट भी करेगी और एब्जॉर्ब भी करेगी, ठीक है, जो मैंने लेज़ क्यूब की एग्जांपल दी थी। और उसके बाद जो शाइनी सरफेस होगी वो कम करेगी इसके निस्बत। और यहाँ पे हमने डिटेक्टर यूज करके उन सारी रेडिएशंस को डिटेक्ट करके भी देखना है, ठीक है, प्रैक्टिकली। तो इसी चीज का ना यहाँ पे देखें, ये 11.7 हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, मैंने यहाँ पे लिख रखा है, उसका जवाब आप यहाँ से लिखेंगे। वो यही पूछ रहा है कि डल ब्लैक सरफेस जो है ये ज्यादा रेडिएशंस को एमिट और एब्जॉर्ब शाइनी सिल्वर कलर की सरफेस से ज्यादा क्यों करती है, उसकी वजह बताएं। तो हम कहेंगे द डल ब्लैक सरफेस एब्जॉर्ब्स हीट मोर रैपिडली कॉजिंग इट्स टेम्परेचर टू राइज क्विकली, ये है असल वजह, कॉजिंग इट्स टेम्परेचर टू राइज क्विकली। क्योंकि जो डल ब्लैक सरफेस है ना यहाँ पे जैसे ही हीट पड़ेगी तो ये बहुत जल्दी अपना टेम्परेचर क्या कर लेती है बेटे, राइज कर लेती है, यानी कि बढ़ जाता है इसका टेम्परेचर। While the polished surface या silver surface absorbs heat more slowly and warms up at a much slower rate, जबकि जो सिल्वर शाइनी सरफेस होती है वो हीट को कम एब्जॉर्ब करती है, किसकी निस्बत बेटे, डल ब्लैक सरफेस की निस्बत।
अब ये डिफरेंस क्यों आ रहा है? क्योंकि दोनों की नेचर डिफरेंट है और हम ये बात जानते हैं कि द रेट एट विच डिफरेंट सरफेस एब्जॉर्ब हीट आल्सो वेरीज बेस्ड ऑन देयर नेचर। नेचर पे इसकी डिपेंडेंस है। तो जब दोनों की नेचर डिफरेंट है और हमने यहाँ पे लेस्लीस एक्सपेरिमेंट में भी ये चीज चेक कर ली, तो इसीलिए हम कहेंगे कि जो डल ब्लैक सरफेस है ना, ये ज्यादा तेजी के साथ और जल्दी रेडिएशन को एब्जॉर्ब भी करती है और एमिट भी करती है, क्योंकि जैसे हीट पड़ती है तो इसका टेम्परेचर जल्दी बढ़ जाता है। ठीक है जी। तो इसी वर्डिंग को आप अपने आंसर में लिखेंगे, तो मैंने यहाँ पे भी वही वर्डिंग लिखी है जो बुक से अभी बताई है। तो आप बुक वाली वर्डिंग लिखें, वो ज्यादा अच्छा है। आपको की बुक लेने की जरूरत ही नहीं है। जो कुछ चैप्टर के अंदर जिस तरह से, क्योंकि बुक की जो वर्डिंग है ना वो सबसे आसान है, तो उसी के मुताबिक अपना आंसर लिखेंगे तो आपको कभी भूलेगा भी नहीं, टॉपिक भी तैयार हो जाएगा, एमसीक्यूज भी कवर हो जाएंगे और शॉर्ट क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो भी बुक वाला होगा, और जो चेक करने वाला होगा ना वो भी जल्दी से बुक के अपने सामने रख के बैठा होगा, तो वो देखेगा कि भी आपका आंसर भी उसी वर्डिंग के साथ मैच कर रहा है, तो वो फौरन से टिक करके ना आपको 2 नंबर दे देगा पूरे। तो इसलिए कोशिश करें कि यही आप आंसर लिखें। चलें जी, 11.8 वाला शॉर्ट क्वेश्चन बेटे, कहता है हाउ डज द ग्रीन हाउस इफेक्ट हेल्प रेगुलेट अर्थ टेम्परेचर। यानी कि वही ग्रीन हाउस इफेक्ट का जो कंसेप्ट आपको दिया था उसके मुताबिक के टेम्परेचर को वो किस तरह से बरकरार रखता है। यानी कि सवाल में वो ये कह रहा है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट जमीन के टेम्परेचर को कैसे बरकरार रखता है। तो इसका जवाब आपको याद होगा, जब मैं ग्रीन हाउस इफेक्ट का ये टॉपिक आपको समझा रहा था बेटे, पढ़ा रहा था, तो इसका शॉर्टकट, पहले तो मैंने ये दोनों पैराग्राफ एक्सप्लेन किए थे ना, उसके बाद शॉर्टकट मैंने यहाँ पे आपको इसका रिजल्ट बताया था। तो इस क्वेश्चन का यही आंसर है, यानी कि 11.8 वाले का आप आंसर यहां से यहां तक लिखेंगे। ये ऊपर उसको पहले एक्सप्लेन कर देंगे शॉर्टकट, और फिर बताएंगे कि अगर ये इफेक्ट ग्रीन हाउस इफेक्ट ना हो तो फिर क्या हो सकता है। फिर वो जमीन इतनी ठंडी हो जाएगी कि हमारे लिए जीना मुश्किल हो जाएगा, तो वो चीज भी आप ये वाली लाजमी वर्डिंग लिख देंगे। तो यहां से यहां तक ये आपका आंसर होगा। ठीक है। अब टेम्परेचर को कैसे बरकरार रखता है उसका थोड़ा सा कंसेप्ट मैं रिवाइज करवा देता हूँ। तो हमने ये बात की थी, मैं यहाँ पे थोड़ा सा दोबारा समझा देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए ना एक दफा। फिर आप वर्डिंग तो लिख ही लेंगे ना, क्योंकि पीछे टॉपिक में समझा के आऊं। देखो ये हमारे पास ग्रीन हाउस है, अब यहाँ पे सन है, तो सन से हमारे पास डिफरेंट रेडिएशंस आ रही है। तो हमने जो रेडिएशंस लेनी है ना, उनमें हमने बात करनी है कि वो जिनकी वेवलेंथ कम हो। वेवलेंथ का एनर्जी के साथ रिलेशन क्या होता है? इनवर्स होता है। ये बात मैंने समझाई थी। तो अब यहाँ पे सपोज करें वो रेडिएशंस आ रही हैं जिनकी वेवलेंथ क्या है? कम, और ये वो आ रही है जिसकी जो समझ लें कि यूवी है, यूवी की भी हम वेवलेंथ कम ही कंसीडर करते हैं। और यहाँ पे कुछ ऐसी आ रही हैं जिनकी वेवलेंथ क्या है बेटे? ज्यादा है। अब 3 तरह की हमारे पास रेडिएशंस आ रही है। अब यहाँ पे लगा हुआ है ग्लास या कोई प्लास्टिक, ठीक है, ट्रांसपेरेंट मीडियम यहाँ पे यूज किया जा रहा है, ये ग्लास लगा हुआ है। अब जब ये सारी वेव्स यहाँ पे आके हिट करेंगे ना, तो जिनकी वेवलेंथ कम होगी, यानी कि जिनका लैम्डा कम होगा, वेवलेंथ कम होगी, वो रेडिएशन इसमें से पास कर जाएंगी। जिनकी वेवलेंथ ज्यादा होगी, वो वाली यहाँ पे टकरा के फिर ऐसे वापसी मुड़ जाएंगी स्पेस में। ठीक हो गया। अब शॉर्टर वेवलेंथ वाली रेडिएशन आ गई अंदर, ये आ गई अंदर। अब वो जब अंदर आएंगी तो इधर क्या है? मिट्टी वगैरह, पौधे वगैरह उगाए गए हैं, ठीक है, तो वो एनर्जी इनको मिलेगी। अब ये पौधे इससे कुछ एनर्जी ले लेंगे, जब कुछ एनर्जी लेंगे तो ओवरऑल इन रेडिएशंस की एनर्जी क्या हो जाएगी? कम। बात समझ रहे हैं ना? ओवरऑल एनर्जी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। जब एनर्जी कम होती है तो वेवलेंथ बढ़ जाती है। अब इसका मतलब जो रेडिएशंस अंदर आ चुकी है उनकी वेवलेंथ भी बढ़ गई है, क्योंकि एनर्जी कम होगी ना, कुछ एनर्जी इन पौधों ने ले ली है। तो जब इनकी वेवलेंथ बढ़ जाएगी, तो हम ये बात जानते हैं, जब वेवलेंथ ज्यादा हो तो वो रेडिएशन तो वापसी रिफ्लेक्ट हो जाती है ना, बाउंस बैक कर जाती है। तो अब ये वाली रेडिएशन जो अंदर आ चुकी है, अब उनकी एनर्जी कम हो चुकी है, वेवलेंथ बढ़ गई है। जब वेवलेंथ बढ़ेगी तो ये भी वापसी जाएंगी, रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। जब ये वापसी जाएंगी तो आगे क्या लगा हुआ है? यहाँ पे ग्लास मीडियम। तो ग्लास इनको बाहर नहीं निकलने देगा, क्योंकि यहाँ पे भी तो देखो, जब वेवलेंथ ज्यादा थी तो ग्लास ने इनको अंदर नहीं आने दिया। जिनकी वेवलेंथ ज्यादा थी उन रेडिएशंस को अंदर नहीं आने दिया। तो जब इन रेडिएशंस की वेवलेंथ बढ़ेगी अंदर, तो फिर इनको बाहर भी नहीं निकलने देगा। यहाँ पे भी ब्लॉक कर रहा था, यहाँ पे भी ब्लॉक करेगा। ठीक है। तो फिर इसका मतलब ये रेडिएशन जिनकी वेवलेंथ अब बढ़ चुकी है, वो यहां से टकरा के दोबारा वापसी आएगी यहीं पे। तो इसका मतलब ये सारी रेडिएशन यहीं पे रहेंगी। तो फिर टेम्परेचर यहाँ पे क्या हो गया भाई? बरकरार रहेगा। मतलब ओवरऑल टेम्परेचर का इफेक्ट थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से इनकी नशोनुमा अच्छी होगी, यानी कि ये अच्छे तरीके से बड़े होंगे। तो इस तरह से यहाँ पे टेम्परेचर को बरकरार रखा जाता है। क्लियर? तो इसी चीज को शॉर्टकट आपने इस तरह से, इस डेफिनेशन और इस एक छोटी सी लाइन में आपने एक्सप्लेन कर देना है।
कि भी द ग्रीन हाउस इफेक्ट रेफर्स टू द प्रोसेस बाय विच द अर्थ एटमोस्फेयर ट्रैप्ड सम द सन्स हीट। देखे ना, यहां से हीट आ रही है ना सन से, ठीक है। मेंटेनिंग द टेम्परेचर दैट इज सूटेबल फॉर द लाइफ, तो इन पौधों की जिंदगी को बरकरार रखने के लिए टेम्परेचर का मेंटेन होना जरूरी था। तो ये चीज हमने यहाँ पे समझ ली कि इस तरह से टेम्परेचर बरकरार रहता है। अब ये बुक वाली ही सारी मैंने यहाँ पे बेटे वर्डिंग लिख रखी है, तो चाहे आप बुक से लिखें चाहे यहाँ से लिखें, एक ही बात है। क्लियर हो गया जी यहाँ तक? चलें जी, हमारे पास जो एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस थे ये हमने अच्छे तरीके से समझ लिए, डिस्कस कर लिए। अब हमारे पास हैं जी इसके कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस, ठीक है, तो वो भी यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं। आसान है, चैप्टर बहुत ही आसान है। टॉपिक अगर आपने अच्छे तरीके से समझे हुए हैं तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी आपको। ले जी, अब देखें, स्टेटमेंट थोड़ी लेंथी है इन क्वेश्चंस की, लेकिन ये भी आसान है। आपको ऐसा लगेगा कि यार ये भी चीजें हम ना पीछे चैप्टर में पढ़ के आ रहे हैं। मैं बार बार एक ही चीज कहता हूं कि भाई जिस बच्चे ने चैप्टर को अच्छे तरीके से समझ लिया, प्रैक्टिस कर ली, उसके लिए एक्सरसाइज तो कोई मसला ही नहीं है ना। नहीं जी, पहला क्वेश्चन 11.1 कहता है ड्यूरिंग द लैस्लीज क्यूब एक्सपेरिमेंट व्हाई डज द डल ब्लैक सरफेस रेडिएट मोर हीट देन द शाइनी सिल्वर वन इवन दो दे आर एट द सेम टेम्परेचर। कोई नई बात नहीं कर रहा, बल्कि जो पीछे हमने अभी शॉर्ट क्वेश्चन कवर किया है कि डल ब्लैक सरफेस वाला, ये यहाँ पे ये देखें, ये वाला 11.7, तो इसका और इसका जवाब सेम है, ठीक है ना। तो कोई मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ इसमें एक वर्ड चेंज कर रहा है, वो कहता है जबकि दोनों सेम टेम्परेचर पे हैं। सवाल का मतलब जरा समझ लें, वो कहता है लेजली क्यूब जो एक्सपेरिमेंट है उसमें जो डल ब्लैक सरफेस है वो ज्यादा हीट क्यों खारिज करती है जबकि दोनों सतहों का टेम्परेचर एक जैसा है, यानी कि डल ब्लैक और सिल्वर पॉलिश वाले का टेम्परेचर सेम है। फिर बताएं कि डल ब्लैक सरफेस जो है ना वो ज्यादा हीट को रेडिएट क्यों करती है, खारिज क्यों करती है। तो बड़ा ही आसान सा जवाब है ये। आप आ जाए बुक का पेज नंबर जो अभी आपको 26 पे बताया था ना, वही जवाब है ये वाला। ये देखें डल ब्लैक सरफेस 11.7 का भी यही जवाब है, और इसका कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन का पहले सवाल का भी यही जवाब है। अब आपने एक काम करना है कि इसको यहां से लिखना है, द रेट, ये चीज बताना जरूरी है, ठीक है। द रेट एट विच डिफरेंट सरफेस अब्सॉर्ब्स हीट आल्सो वेरीज बेस्ड ऑन देयर नेचर, क्योंकि इनकी डिपेंडेंस नेचर पे है, दोनों की नेचर डिफरेंट है। यहां तक लिखने के बाद फिर आप लिखेंगे यहां से द डल ब्लैक सरफेस अब्सॉर्ब्स हीट मोर रैपिडली कॉजिंग इट्स टेम्परेचर टू राइज क्विकली, ठीक है, while the polished surface silver polished surface absorbs heat more slowly and warms up at much slower rate। तो पहले ये वाला शेड कर ले, फिर उसके बाद यहां से यहां तक लिखेंगे तो ये आपका पूरा आंसर हो जाएगा। अब यही चीज बेटे मैंने यहाँ पे आपके सामने लिख रखी है, तो आप चाहे बुक से निशान लगा लें, अगर आपके पास टाइम है तो यहां से लिख लें, अगर टाइम नहीं है तो फटाफट बुक से निशान लगा लें, ठीक है जी। यहां तक देखें मैंने सारी वही वर्डिंग लिखी है, पहले यहाँ नेचर तक, फिर उसके बाद द डल ब्लैक सरफेस एब्जॉर्ब्स हीट मोर रैपिडली कॉजिंग इट्स टेम्परेचर टू राइज क्विकली। ये मैं समझा चुका हूँ ना 11.7 वाले में, तो इसीलिए मैं यहाँ पे बस सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ। नेक्स्ट हम देखते हैं जी 11.2। तो कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन 11.2 की स्टेटमेंट देखें, कहता है हाउ डज द साइज सरफेस एरिया of a radiator affect the amount of heat it emits through the radiation, explain using real world example। ये बेटे इंपॉर्टेंट भी है। अच्छा, इस सवाल को पहले समझें, सवाल समझ आएगा तो बेटे जवाब का पता चलेगा। कहता है रेडिएटर के साइज, मतलब बात कर रहा है सरफेस एरिया की, का रेडिएशन के जरिए एमिट होने वाली हीट पर क्या असर पड़ता है। सवाल में क्या कह रहा है कि रेडिएटर के साइज मतलब के सरफेस एरिया का रेडिएशन के जरिए एमिट होने वाली हीट पर क्या असर पड़ता है। कोई रोजमर्रा से मिसाल दें, यानी कि वो मिसाल दें जो आप डेली लाइफ में देखते भी हो, ठीक है। तो अब इसका जवाब अगर आप देखें तो मैं आपको पेज नंबर 26 या 7 पे मार्क भी करवा चुका हूं, बल्कि मैंने आपको कहा था कि यहाँ से एमसीक्यू आ सकता है। तो ये देखें, यहाँ पे टेम्परेचर की डिपेंडेंस भी पढ़ाई थी और नंबर 2 सरफेस एरिया। तो अब सरफेस एरिया बढ़ेगा तो वो ऑब्जेक्ट जो है ना वो रेडिएशन को ज्यादा इमिट करेगा और ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा, क्योंकि उसका एरिया बढ़ गया है। ये एमसीक्यू आपको कवर कराया था, तो वही आंसर आप यहाँ से बेटा लिख सकते हो। ये देखो, ये यहाँ से लेकर और यहाँ तक, ये यहाँ तक आप आंसर दे सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका 11.2 कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस CRQ, उसके अंदर ये वाला आपका जवाब बन जाएगा, ठीक है। तो ये वाली वर्डिंग लिख के जाएंगे, 2 नंबर पूरे मिलेंगे, नहीं तो मैं आपको थोड़ी सी और आसान भी बनवा देता हूँ, ठीक है जी। क्या कहता है, कहता है इफ एन ऑब्जेक्ट हैज अ लार्जर सरफेस एरिया इट कैन एमिट और एब्जॉर्ब मोर हीट एट अ फास्टर रेट।
This is why radiators used for the heating rooms are made with lots of thin slots or fins to increase the surface area without taking up the too much space. यानी कि घरों के अंदर आप अगर अपने कमरे को गर्म करने के लिए इन रेडिएटर्स का यूज कर रहे हैं, जिस तरह कार में भी रेडिएटर का इस्तेमाल किया जाता है ना, तो उसके लिए फिर क्या करते हैं कि आपको अगर हम यही बाहर वाली शीट्स लेके आएंगे तो ये तो हमारे कमरे में इतनी जगह ही नहीं होगी, तो हम चाहते हैं कि वो जगह कम कवर करे लेकिन उसका एरिया बढ़ जाए। तो उसके लिए क्या करते हैं फिर लॉट्स ऑफ थिन स्लॉट्स बनाते हैं, इस तरह के, ये इस तरह के। यानी कि अगर देखो एक चीज ये है, दूसरी ये है, ठीक है, बल्कि इसका भी इतना साइज रखें लेकिन उसके अंदर ये बल्कि इसका बराबर साइज रखें ना। एक मिनट, ये इस तरह करें। अब देखें दोनों का साइज तकरीबन बराबर है, ठीक है, लेकिन ये प्लेन है इस तरह से बिल्कुल, और इसके अंदर ना हम ये जो कह रहे हैं लॉट्स ऑफ थिन स्लॉट्स बना दें या फिन्स बना दें क्वाइल्स की शक्ल में, ये इस तरह से। अब देखें जगह कम लेकिन एरिया बढ़ गया, ये देखिए इस तरह से क्वाइल्स के लूप्स बना देंगे तो जगह बढ़ जाती है। तो इस तरह से करने से फिर आपका एरिया बढ़ गया, जब एरिया बढ़ गया तो फिर यहाँ से रेडिएशंस भी ज्यादा एमिट और ज्यादा एब्जॉर्ब हो सकते, ठीक है। तो यही चीज बेटे आप अपने आंसर में लिख देंगे तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। ये देखें मैंने यहाँ पे दोबारा ये वर्डिंग लिख दी है कि a larger surface area absorbs or emits more heat radiation, फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पर उसने कहा ना डेली लाइफ की एग्जाम्पल दें, तो हम रूम हीटर्स की एग्जाम्पल दे सकते हैं, रेडिएटर्स की दे सकते हैं। आर मेड विद लॉट्स ऑफ थिन स्लॉट्स बनाई जाती हैं, आर फिन्स या फिर फिन्स बना लें, टू इंक्रीज द सरफेस एरिया, जिससे क्या होता है सरफेस एरिया बढ़ जाता है, विदाउट टेकिंग अप टू मच स्पेस। तो वही बुक वाला आंसर मैंने लिख दिया, समझा भी दिया और बुक से आपको निशान भी लगवा दिया। अगर आप यहाँ से निशान लगा लें तब भी ठीक है, ये डायग्राम भी बना दें बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आप यहाँ से भी नोट कर सकते हो। थोड़ा सा टाइम ले रहा हूँ लेकिन ये है कि चीजें आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ सारी, बुक से इसीलिए दे रहा हूँ, दिखा रहा हूँ बार बार कि ताकि आपको पता हो कि भाई बुक से ही सारा कुछ हमें मिल जाता है, जो कुछ हमने पढ़ा है चैप्टर के अंदर वही कुछ एक्सरसाइज में पूछा जा रहा है। 11.3, अब 11.3 की स्टेटमेंट जरा देख लेते हैं फिर उसके बाद आंसर की तरफ आते हैं, ये भी आसान होगा। कहता है व्हाई इज कन्वेक्शन नॉट पॉसिबल इन सॉलिड्स एंड हाउ डू कन्वेक्शन करंट्स इन लिक्विड्स एंड गैसेस कंपनसेट फॉर देयर पुअर थर्मल कंडक्टिविटी। बहुत ही आसान है यार, मेरा ख्याल है कि इनको ये वाले सवाल देने ही नहीं चाहिए थे, क्योंकि ऊपर सारी बातें हो चुकी हैं तो नीचे पता नहीं क्यों दोबारा थोड़ा सा सवाल को फेर फूर के उन्होंने दोबारा बता दी है, ठीक है। तो बहरहाल ये सवाल बनते नहीं है मजेदार। अच्छा अब इसमें क्या कह रहा है जी 11.3 के अंदर, 11.3 में कह रहा है कि जो हमारे पास सॉलिड बॉडीज होते हैं, ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनमें कन्वेक्शन क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि सॉलिड में तो हम पीछे पढ़ के आ रहे हैं कंडक्शन। तो यहाँ पे वो सवाल यही कर रहा है, कहता है व्हाई इज कन्वेक्शन नॉट पॉसिबल इन सॉलिड, सॉलिड में कन्वेक्शन पॉसिबल क्यों नहीं है, एंड हाउ डू कन्वेक्शन करंट्स इन लिक्विड्स एंड गैसेस कंपनसेट फॉर देयर पुअर थर्मल कंडक्टिविटी। और जो आपके पास लिक्विड और गैसें हैं इनमें वो कहता है कन्वेक्शन करंट्स इनकी कमजोर हीट कंडक्टिविटी की कमी को कैसे पूरा करते हैं, ये है उसका असल सवाल। तो कोई मसला नहीं है, बहुत ही आसान इसका आंसर है। ये देखें जी, ये भी आपको पीछे पढ़ा के हैं, सिर्फ वही बात आप यहाँ पे लिखेंगे आंसर हो जाएगा। कन्वेक्शन इज नॉट पॉसिबल इन सॉलिड, सॉलिड में जो कन्वेक्शन होती है ना वो पॉसिबल नहीं होती, क्योंकि कन्वेक्शन में बेटे क्या होते हैं पार्टिकल्स की मूवमेंट होती है, मॉलिक्यूल्स की, लिक्विड एंड गैसेस में हम पढ़ के आ रहे हैं। जबकि सॉलिड में क्या होते हैं, सॉलिड के केस में तो हमें पता है कि एटम्स टाइटली बाउंड होते हैं, और इसमें तो एक एंड से हीट देंगे वो दूसरे एंड तक पहुंचेगी, यहाँ से क्या करेगी एनर्जी ट्रांसफर करेंगे मॉलिक्यूल्स या एटम्स, ठीक है। तो बॉडीज कांटेक्ट में होते हैं, सही है, कंडक्शन के लिए। तो इसीलिए वो कह रहा है कि जो कन्वेक्शन होती है वो सॉलिड में नहीं होती, सॉलिड में कंडक्शन होती है, ठीक है। तो कन्वेक्शन इज नॉट पॉसिबल इन सॉलिड बिकॉज, क्योंकि देयर पार्टिकल्स कैन नॉट मूव फ्रीली, सॉलिड में जो होते हैं ना वो बेटे पार्टिकल्स मूव नहीं करते, ठीक है, वो तो टाइटली बाउंड होते हैं, बात समझ रहे हैं ना। तो इसीलिए यहाँ पे कन्वेक्शन नहीं होती। इन लिक्विड्स एंड गैसेस कन्वेक्शन करंट्स मूव द फ्लूइड इटसेल्फ, जबकि कन्वेक्शन में हमारे पास क्या होता है, कन्वेक्शन करंट्स के अंदर जो फ्लूइड होता है वो खुद मूव करता है, मतलब मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होती है, विच हेल्प्स ट्रांसफर हीट इफेक्टिवली, जो कि हीट को अच्छे तरीके से ट्रांसफर करने में हेल्प करता है, ठीक है जी। ये आपका प्रॉपर आंसर है जी। उसके बाद 11.4, तो 11.4 वाले की स्टेटमेंट देखते हैं बुक से। कहता है हाउ डू बर्ड्स लाइक ईगल्स एंड ग्लाइडर्स मैनेज टू स्टे अलोफ्ट, यानी कि बुलंदी पे, हाइट पे जाना, विदाउट फ्लैपिंग देयर विंग्स फॉर आवर्स, अपने परों को बिना फड़फड़ाए वो कितने बुलंदी पर कैसे जाते हैं, ठीक है, मतलब इतनी बुलंदी पे कैसे पहुंच जाते हैं। एक्सप्लेन द साइंटिफिक प्रिंसिपल इन्वॉल्व्ड, सवाल को दोबारा जरा समझते हैं
हाउ डू बर्ड्स लाइक ईगल्स एंड ग्लाइडर्स मैनेज टू स्टे अलोफ्ट without flapping their wings for hours. Explain the scientific principle involved. सवाल में कह रहा है कि जो ग्लाइडर्स और परिंदे जैसे कि उकाब बगैर परों को हिलाए मतलब बगैर परों को फड़फड़ाए घंटों तक फिजा में कैसे रहते हैं, ऊपर हवा में कैसे रहते हैं, इसके पीछे साइंसी उसूल बयान करें। क्या कह रहे हैं? एक्सप्लेन द साइंटिफिक प्रिंसिपल इन्वॉल्व। इसके पीछे कोई साइंसी उसूल है तो वो बयान करें। तो बिल्कुल है साइंसी उसूल। ये देखें, यहां पे हमने बात की थी ना, किधर गया भाई, ये यहाँ पे नहीं है, अच्छा जी पीछे होगा, यहाँ पे आ गया। ये देखें, यहाँ पे आपको आंसर दिया हुआ है। पहले भी ऊपर एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं उसके अंदर भी ये जवाब था। अब उसने दोबारा सवाल कर लिया तो दोबारा यहाँ से यहाँ तक जवाब लिख दें। मैंने पहले बताया कि कंस्ट्रक्टर रिस्पॉन्स क्वेश्चन है, इस चैप्टर के उसने बेतुके दे दिए हैं। ठीक है, जो एक्सरसाइज के शॉर्ट थे वहां पे सारा कॉन्सेप्ट कवर हो जाता है, उसको दोबारा कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन नहीं पूछने चाहिए थे, लेकिन वो पता नहीं क्यों पूछ रहे, समझ से बाहर है मेरी। तो भाई लिखे यहाँ पे बर्ड्स एंड ग्लाइडर्स यूज कन्वेक्शन। 11.5 में जो क्वेश्चन था ना, ये देखें, ये 11.5, हाउ डू बर्ड्स एंड ग्लाइडर्स टेक एडवांटेज ऑफ कन्वेक्शन करंट्स, इसी का जो जवाब है ना वो इस सवाल नंबर 11.4 वाले का भी वही जवाब है, सेम है दोनों। तो आपको पहले समझा के हूं, दोबारा यहाँ पे लिख दिया तो एक बार पढ़ लेते हैं, समझ आपको है पड़ी। बर्ड्स एंड ग्लाइडर्स यूज कन्वेक्शन करंट्स ऑफ द वार्म राइजिंग एयर, यानी कि थर्मल्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, टू गेन, उसी गर्म हवा की वजह से वो ऊपर जाते हैं, टू गेन द अल्टीट्यूड, वो अपनी हाइट को अटेन करते हैं। बाय ग्लाइडिंग विद इन दीज करंट्स दे रिमेन्स इन द एयर विदाउट फ्लैपिंग देयर विंग्स, अपने परों को फड़फड़ाए बगैर वो कई घंटों तक हवा में ऊपर बुलंदी में रह सकते हैं। 11.5 लास्ट क्वेश्चन, ये भी आपको पहले समझाया होगा, देख लीजिएगा। कहता है व्हाई डज अ हॉट मेटल ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन अ कूलर रूम इवेंचुअली कूल डाउन, बिल्कुल समझाया है। कहता है एक्सप्लेन यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ द रेडिएशन एंड द थर्मल इक्विलिब्रियम। क्या कह रहा है? कह रहा है एक गर्म मेटल का जिस्म यानी कि ऑब्जेक्ट ठंडे कमरे में कुछ देर के बाद ठंडा क्यों हो जाता है? रेडिएशन और हीट तवाजुन के उसूलों से वजाहत करें, यानी कि जो हीट का कॉन्सेप्ट है उसकी मदद से आप इसको एक्सप्लेन करें। तो ये सवाल आपने पहले पढ़ा है ना टॉपिक, ये देखें, ये मैं आपको दिखाता हूँ। मैं आपको पहले कह बैठा हूं कि भाई कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन उसने बेतुके दे दिए हैं। जब उसने एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चंस के अंदर शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में सारे क्वेश्चन पूछ लिए हैं, तो दोबारा पता नहीं क्यों दे रहा है। ये देखें, ये वाला सवाल है, व्हाई डज अ हॉट कप ऑफ टी कूल डाउन ओवर टाइम, एक ठंडे कमरे में जब आप गर्म चाय का कप लेके आएंगे तो वो थोड़ी देर के बाद देखेंगे कि वो भी ठंडा हो गया है या नॉर्मल हो गया है। क्यों भाई? टाइम गुजरने के बाद वो गर्म कप था तो वो ठंडा क्यों हो गया है? तो इसका जवाब मैंने दिया था ना, ये सारा समझाया था ना। तो यहाँ पे भी तो वही सवाल कर रहे हैं ना, बस यहाँ पे कप का जिक्र नहीं है, उसने यहाँ पे कह दिया कि एक मेटल है। ठीक है, मेटल का कोई ऑब्जेक्ट है, वो हॉट है। जब आप उसको एक रूम में आके रखते हैं तो वो थोड़ी देर के बाद, वक्त गुजरने के बाद क्या हो जाता है? ठंडा हो जाता है। क्यों भाई? तो इसका वो कहता है कॉन्सेप्ट जरा क्लियर करें। तो चाहे तो आप ये वाला आंसर लिख दें, ये वाला सारा, बस कप को हटा दें और वहां पे मेटल ऑब्जेक्ट का वर्ड ऐड कर लें, या फिर आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ, ये इस तरह से लिख लें। एक ही बात है कि अ हॉट मेटल ऑब्जेक्ट लॉसेस हीट टू इट्स सराउंडिंग थ्रू द रेडिएशन, क्योंकि सराउंडिंग में जो टेम्परेचर है ना बेटे, वो क्या है, वो ज्यादा नहीं है, हाई नहीं है, बल्कि वो नॉर्मल है। जबकि कप का जो टेम्परेचर है वो ज्यादा है। अब वहां कप से रेडिएशन एमिट ज्यादा होंगे, क्योंकि वहां पे वो ज्यादा हीट है ना, तो रेडिएशन जल्दी एमिट होंगे, बाहर निकलेंगे। तो इसी तरह अगर कोई मेटल का रॉड है, वो बहुत गर्म है, उसको जब आप कमरे में आके रखेंगे तो सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है वो कम है, जबकि उस मेटल रॉड का या ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर क्या है, ज्यादा, तो वो हीट अप है, तो वहां से रेडिएशन ज्यादा एमिट होंगे। जब रेडिएशन सारी एमिट होंगी तो ये मेटल का ऑब्जेक्ट जो है ना, ये बाहर वाले सराउंडिंग टेम्परेचर के साथ अपने आप को बैलेंस करेगा। जैसे टेम्परेचर बराबर होगा उसके बाद मजीद रेडिएशन एमिट नहीं होगी। तो वही कंसेप्ट यहाँ पे लिख दें, अ हॉट मेटल ऑब्जेक्ट लॉसेस हीट ड्यू टू इट्स सराउंडिंग थ्रू द रेडिएशन, इट कंटिन्यूस लॉसिंग हीट अनटिल इट रीच द थर्मल इक्विलिब्रियम, ये तब तक रेडिएशन एमिट होती रहेंगी जब तक कि इस मेटल ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर बाहर सराउंडिंग के टेम्परेचर के बराबर नहीं हो जाता, वेयर इट्स टेम्परेचर बिकम्स इक्वल टू द रूम टेम्परेचर। ठीक है जी, लो जी, एक्सरसाइज के शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस भी हमने डिस्कस कर लिए और कंस्ट्रक्टिव रिस्पांस क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लिए, और इसी के साथ साथ एमसीक्यूज भी आपको कवर करवा दिए। अब मेरा ख्याल है कि आपको पूरा चैप्टर अच्छे से
तैयार कर लेना चाहिए। ठीक है, पहले टॉपिक्स 2 लेक्चर्स में हमने चैप्टर कवर किया वो देखें, उसके बाद डियर स्टूडेंट्स ये आप सारे के सारे शॉर्ट क्वेश्चंस तैयार करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।